जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शुरू किया था सेकंड शिफ्ट। तो आज हमारा उसमें टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज़। बाज़ औक़ात हमारे पास एक कंसेप्ट लोग मशहूर है उनके दरमियान कि हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में है, तब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है और मैं ऐसा ही रहूँ, तो हमारे पास इसको हम ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन हमारे पास और चीज़ भी इक्विलिब्रियम में आता है, वो हम डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। जी अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। पहले इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, हमारे पास अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है। एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये वो बात है जो मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं रेस्ट की हालत में यहाँ पर खड़े हो जाऊं, मेरे ऊपर कोई फोर्स ना हो, तब हमारे पास वो वाला कंडीशन ये है। देन इसमें हमारे पास एक और चीज आ गया, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हमारे पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तब भी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में आता है। आजकल आपने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में देखा होगा कि हमारे पास कार्स में क्रूज सिस्टम आया है। अगर हम मोटरवे पर या ऐसे हाईवे पर दाखिल हो जाए जहां पर हम क्रूज लगाते हैं एक स्पीड, मिसाल के तौर पर हम लगाते हैं एक 100 पर क्रूज ऑन करते हैं कार का, तब हमारे पास इस बॉडी का स्पीड हम उस तक ही रहेगा जब तक हमने इससे क्रूज रिमूव नहीं की हो। तो हमारे पास ये आता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, क्योंकि हमारे पास इसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आ रही है, तो इसी वजह से ये केस भी हमारे साथ इक्विलिब्रियम में आता है। क्योंकि हमारे पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है और एक्सेलरेशन हमारे पास इसमें जीरो होता है, तब ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में आता है। ये मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट। जी अब हम आते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो हमें रेस्ट कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें हमारे पास वेलोसिटी जीरो होगा। अगर वेलोसिटी जीरो होगा, तब हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एक दूसरे कंडीशन की तरफ। कंडीशन नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम हमारे पास एक दूसरा चीज है, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब हम आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ। हमारे पास ये वो चीज है जिसमें हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो पहले मैंने डिफिनीशन में वाज़ेह किया। तब इसमें भी हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब ये भी पॉसिबल होगा, या इसको भी हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में आता है। जी अब हमारे पास है टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, सेकंड क्या होगा। इससे पहले मैं आपको दो चीजें बताऊं कि हमारे पास एक होता है, मैं इस तरह करता हूं कि ये डेफिनेशन साफ करता हूं, यहीं पर वो चीजें लिखता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जी अब मैं लिखता हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब हमारे पास एक बॉडी इस तरह होता है कि एक्स एक्सिस के डायमेंशन में, या सिर्फ हम प्लेन में इसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास इसमें रोटेशन की कोई कंसेप्ट यहां पर नहीं है, कि हमारे पास बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में
मूव करता है, तो इसको हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारे पास ये दो चीज हमने पढ़ी कि ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, दूसरा हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो अब इस तरह करते हुए हमारे पास एक कार है, ठीक है जी, कंसिडर करें, है नहीं है लेकिन कंसिडर करें। इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास इसमें एक कार है और ये कार मेरे पास इसकी वेलोसिटी है 0, क्योंकि ये हमारे पास यहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है और एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिक क्या होगा 0। तब हमारे पास अगर इन पे फोर्सेस लगेगा, टू टाइप की फोर्सेस यहां पर लगेगा, एक हमारे पास जो डाउनवर्ड है डब्ल्यू वेट वाला और दूसरा हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा। तो इसमें हमारे पास ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करवाते हैं, तब हमारे पास ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी। अब इस तरह करवाते हैं कि हमारे पास यहां पर हो गया एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास ये एक कार है लेकिन ये हमारे पास उस क्रूज सिस्टम हमने ऑन किया है और ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है जी। तब यहां पर हमारे पास तो दो फोर्सेस लगेगा, वो अपवर्ड डाउनवर्ड वाला और दो और भी लगेगा, एक हमारे पास जो इंजन वाला फोर्स है और दूसरा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहां पर फोर्स हमारे पास लगता है, लेकिन फिर भी वो फोर्सेस एक दूसरे को कैसे करवाते हैं, तब ये बॉडी आगे जा रहा है। तब ये हमारे पास ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो कंडीशन है। पहले ये है कि हमारे पास अगर वेलोसिटी 0 हो तब क्या होगा, अगर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, ठीक है जी। ये तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशन में, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बोर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। ऐसा है कि हमें तो पता है कि हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन क्या है 0 है, क्योंकि हमारे पास इसमें नेट फोर्सेस क्या होगा 0 है, क्योंकि हमारे पास वो नेट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करवाता है, तब हमारे पास ये वाला चीज पॉसिबल है, क्योंकि ये अप्लाई करता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास समेशन एफ हमारे पास आता है इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में मैंने बताया कि अगर बॉडी तो आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कि अगेन जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हमेशा हमारे पास ओबे करता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। तो ये हो गया हमारे पास हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास आता है फर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तब इसमें एक्सेलरेशन ही पैदा होगा ना। ये चीज तो आसान है, इसमें वो इतना रॉकेट साइंस शामिल है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई पेचीदगी है। अगर हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो और ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें एक्सप्लेन करवाता है, तब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे करवाता है। अब हम आते हैं दूसरे सेकंड कंडीशन की तरफ जी। Second condition, the vector sum of all forces acting on object is 0। ठीक है जी। आपको पता है कि हमारे पास दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हमेशा ये सुना होगा कि ये हमारे पास एक प्लेन में नहीं होगा, ये हमारे पास एक सर्कल में होगा, क्योंकि हमारे पास इससे जाहिर होता है क्योंकि इसमें रोटेशन है, तब यहाँ पर हमें रोटेशनल कंसेप्ट दिया होगा और इसको हमें समझना यहाँ पर इसी तरह होगा कि हमारे पास ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास घर में जो पंखे होते हैं इस तरह डाउन, ठीक है, हमारे पास अगर ये पंखा हमारे पास रेस्ट कंडीशन में होता है क्योंकि हमारे पास ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो इसका वैसे हमारे पास सेकंड कंडीशन इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है इस चीज से डिनोट होता है, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रोटेशनल में एक्सप्लेन करते हैं। तब हमारे पास अगर ये बॉडी इस तरह रेस्ट में रहेगा तब हमारे पास v इक्वल टू 0 होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये हमारे पास ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली बात है। और दूसरा हम इसको पर अप्लाई करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह करवाते हैं कि अगर हम इसको करंट देते हैं, ये पेन हम लगाते ऑन करवाते हैं, तब ये हमारे पास एक रोटेशन करेगा इस साइड पे। तो अगर इस साइड पे हमारे साथ एक रोटेशन करेगा तब हमारे पास इस साइड पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है जी, और इसके अगेंस्ट भी एक फोर्स है क्योंकि ये तो मेंटेनेंस रखे हुए हैं। तो इसी वजह से हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमें कंसेप्ट या एक्सप्लेन करवाते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। The vector sum of all forces acting on an object is 0, so summation ta equal to 0। क्योंकि हमारे पास हमेशा जो सर्कल में सर्कल होता है ना, इसमें जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो इस चीज से डिनोट होता है। लेकिन ये चीज आप आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। तब अगर आपको ये चीजें समझ आ जाए तब आप खुद ब खुद आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन में टा का कंसेप्ट आया है और इस टा की वजह से, टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशन पैदा होती है। हमेशा रोटेशन टॉर्क की वजह से पैदा होता है। तब हमारे पास इसमें जो हमारे पास ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। तो ये हमारे पास था सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं एक हमारे पास एक तीसरा भी है कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें हमारे पास ओबे होता है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास था इक्विलिब्रियम के बारे में एक थोड़ा सा हिस्ट्री और कंसेप्ट था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसा पैदा होता है, इसकी कंडीशन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। अगर हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में है ये भी इक्विलिब्रियम में आता है, अगर बॉडी मूविंग में है ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में आता है। अगर इसमें कोई आपको एम्बिग्यूटी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।